तो देखते हैं, दिया गया समीकरण है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर शुद्ध है। या आपको आ जाएगा कि समीकरण S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए, विमीय विश्लेषण की सहायता से शुद्धता की जांच कीजिए, ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर S क्या है। तो ये इतना प्रसिद्ध समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण कहलाता है। तो इसमें भी आपको ये नहीं बताएगा कि S क्या है, U क्या है, T क्या है, A क्या है, ये आपको नहीं बताने वाला है। ठीक है, आपको खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध समीकरण है, और जो चीज़ प्रसिद्ध है तो सीधी सी बात है कि उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है ना। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो किसको नहीं मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है वो कूद जाए कहीं जाके, है ना। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो जो समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, गति का द्वितीय समीकरण S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। तो ये गति का दूसरा समीकरण है। इसको हम, ये सही है या नहीं है, इसकी क्या करेंगे, हम शुद्धता की जांच करेंगे। तो तरीका वही है, प्रूफ करना है हमको। प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ करते हैं। तो ये जो S है, यहाँ पर S जो है वो दूरी कहलाता है, U जो है वो प्रारंभिक वेग कहलाता है, T जो है वो समय कहलाता है, A जो है ये त्वरण कहलाता है, T भी समय आ गया, और 1/2 विमाहीन नियतांक आ गया। तो पहला तरीका ऐसे सवालों को हल करने का ये होता है कि जितने भी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं उन सबका पहले क्या कर लिया जाए, विमीय सूत्र लिख दिया जाए ना। क्या कर लिया जाए, विमीय सूत्र लिख दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं पहले। किसका? S जो है वो दूरी है, तो दूरी S का विमीय सूत्र, दूरी S का विमीय सूत्र S इज इक्वल टू, दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है एक प्रकार की लंबाई है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, L। क्या लिखेंगे, L, और इसको क्या लिखेंगे, m0 L T0, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का पद है ये। तो L है, और L के लिए m0 L T0 विमीय सूत्र लिखा जाता है। फिर ये U, ये आता है U कहलाता है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र, प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा आपके पास में क्या, U। और वेग है, चाहे वो प्रारंभिक हो या अंतिम हो, वेग तो वेग ही होता है ना। और जब वेग तो वेग ही होगा तो क्या होगा बताइए, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, बोलो। हर्षिका, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, हाँ बोलो। अंकुश बोलना जरा, वेग का विमीय सूत्र LT-1। चलो गुड, 21 लोग जुड़े हैं आज, है ना। LT-1, तो LT-1 लिख देते हैं, बिल्कुल क्लियर है, LT-1 होता है इसका, तो LT-1 लिख देते हैं। अच्छा, S हो गया, U हो गया। अब ये A है, A क्या है, त्वरण है ना। तो त्वरण का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र A इज इक्वल टू, श्रुति बोलना जरा, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, श्रुति आवाज आ रही मेरी, क्या होता है, LT-2 है ना, गुड, LT-2, ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। और अब बच गया क्या, समय। तो समय का विमीय सूत्र क्या होगा, समय का विमीय सूत्र, तो समय का विमीय सूत्र स्मॉल t इज इक्वल टू टी ही होता है। तो टी ही रहने दो, अभी बाद में देखते रहेंगे क्या होता है। जब आपने इतना कर लिया, इसके बाद में क्या करेंगे हम,
लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ, लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, s, और s की विमा कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में s है और s की विमा जो होगी वो कितनी है, m0 l t0। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये आपका फर्स्ट। क्लियर। अब राइट हैंड साइड ये वाला है, तो राइट हैंड साइड की विमाएँ लिखते हैं। राइट हैंड साइड की विमाएँ, चलो राइट हैंड साइड में क्या है आपके बताओ, ut प्लस, अच्छा एक और चीज़ हमको लिखना था यहाँ पर, 1/2 क्या चीज़ है, 1/2 क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए, विमाहीन नियतांक। कल चर्चा की थी ना इस पर, जिसकी कोई विमा नहीं होगी। 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5, तो उसको कोई राशि थोड़ी ना, वो तो संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से उसके वो क्या हो जाएगी, विमाहीन नियतांक हो जाएगा। तो ut प्लस हाफ, तो हाफ छोड़ दो, अब आधा जो है उसको छोड़ दो, या अभी सूत्र लिख दो 1/2 at का स्क्वायर। अब बताइए ut, अब जो ut है, इस ut का विमेय सूत्र कितना है, u का विमेय सूत्र कितना है, lt-1, तो क्या हो जाएगा यहाँ lt-1 हो जाएगा ये u का मान। अच्छा t का विमेय सूत्र कितना लिखे हो, t का केवल t, तो ये t आ जाएगा। ठीक है, t का t आ जाएगा, प्लस 1/2 विमाहीन राशि है, और जब विमाहीन राशि है तो इसका कुछ नहीं लिखेंगे। a, अब a आया, a कितना है, a का विमेय सूत्र कितना है, lt-2 इंटू t, t का विमेय सूत्र कितना है, t, और t पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो t क्या आ जाएगा यहाँ पर, t पर 2 की घात आ जाएगी। क्लियर हो गई बात सबको, है ना। अब एक बार और स्टेप हल करिए, l, ओके, तो l क्या, l और ये t जैसा कैसा लिखो, और ये जो t पर -1 है ये कहाँ आएगा, नीचे, तो ये आ जाएगा t पर -1 है, जब नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस l, ये t पर स्क्वायर ऊपर लिखो, और t पर -2 है, जब वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और अब काट दो, t से t कट गया, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, l प्लस l। ठीक है, अब इस l प्लस l को या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, m0 l t0 पहले पद के लिए धन दूसरे पद के लिए m0 l t0। तो देखो आप या तो ऐसा लिख दो, तो दोनों पक्षों की विमाएँ कैसी होगी, देखो बराबर, समीकरण नंबर 1 m0 l t0 लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ, और राइट हैंड साइड की भी विमाएँ कितनी है, पहले पद की भी m0 l t0, दूसरे पद की भी m0 l0 t0। या तो ऐसा लिखो, है ना, या फिर l प्लस l 2l कर दो, l प्लस l 2l कर दो, उसको वो तरीका भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, कैसा, l प्लस l कितना हो गया, 2l, ये 2l कर दीजिए। अब 2 क्या है, 2 क्या है, विमाहीन नियतांक है ना, और जब 2 विमाहीन नियतांक है तो इसका 2 का कोई मतलब रहेगा नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, l बचेगा l। ठीक, या इसको अभी l ही रहने दो, कोष्टक में मत डालो, ये l, तो 2 हट गया और l बचा। अब l जब बचा है तो इसको आप सिर्फ l लिखेंगे, और l को कैसे लिखेंगे, m0 l t0 लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने इसके पहले बताया था, इस l को m0 l t0, इस l को m0 l t0 लिखो, और उसको समीकरण नंबर 2 दे दो, और समीकरण नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड की विमाएँ बराबर राइट हैंड साइड की विमाएँ। और अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा कर लो, l प्लस l 2l हो जाएगा। फिर 2 जो है ये विमाहीन नियतांक है, 2 को यहाँ अगर कारण देना है तो कह सकते हैं 2 विमाहीन नियतांक देना है, तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक जी, और आप अब जब इसको देख रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो गया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड की विमा कितनी आई है, m0 l t0, और राइट हैंड साइड की विमा कितनी आई है, m0 l t0। तो विमीय समांगता के सिद्धांत से अगर दोनों पक्षों की विमाएँ कैसी है, बराबर है, तो भौतिक समीकरण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भौतिक समीकरण, हाँ,
शुद्ध होना चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से दिया गया, समीकरण नंबर 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमाएं। और अगर ऐसा हो गया, डब्बे में डाल दो, यही हमको लाना था। और जब ऐसा लाकर दिखा दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर लाकर आपने क्या कर दिया, दिखा दिया, तो ये भौतिक समीकरण क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। तो अतः दिया गया भौतिक समीकरण कैसा है, भौतिक समीकरण शुद्ध है। राइट, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सही है ना? हाँ, अब एक होमवर्क आपके लिए, HW, आपको गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करना है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको क्या करना है, शुद्धता की जांच करना है, शुद्धता की जांच कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए इस समीकरण। तो V क्या है, V यहाँ पर अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, और A त्वरण है, और T क्या है, T आपका समय है ना? तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आपके पास में 2 सवाल हो गए। अब कल का सवाल जो तुमने व्हाट्सएप पे भेजे नहीं हो, कौन सा वाला, V इज इक्वल टू के अंडर रूट ई अपॉन डी, इसकी शुद्धता की जांच करो, ये आपने नहीं भेजे हो, ये भेजना है और ये भेजना है। काम करोगे तब होगा, है ना? घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। घर में काम भी नहीं कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे, तो क्या मतलब फिर घर में रहने का। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो दूसरा हमारा जो अनुप्रयोग है, यह है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करना दूसरा अनुप्रयोग है विमीय विश्लेषण का, है ना? तो उसमें आपके पास पहला सवाल है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थ गुणांक और घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है और हमारा अनुप्रयोग है भौतिक राशि में पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। तो यहाँ हमको 3 भौतिक राशियाँ हैं। कौन सी? वायु में ध्वनि का वेग मतलब वेग, दूसरी भौतिक राशि है प्रत्यास्थ गुणांक, और तीसरी भौतिक राशि है घनत्व। इन तीनों में क्या करना है, अपने को संबंध स्थापित करना है। यह है हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसमें। अब करना क्या है ऐसे सवालों में, है ना? तो भाई हमको मालूम है संबंध जो होता है वो कैसे परिभाषित करते हैं हम। जैसे मान चलो ये इस पर निर्भर करता है, निर्भरता वाले 2 ही व्यंजक है हमारे पास में, 2 ही है कि भाई अगर A B पर निर्भर करता है तो A इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, B होगा। एक तरीका ये होगा कि भाई यदि A जो है B पर निर्भर करता है तो उसका तरीका ये होगा कि A जो है अनुक्रमानुपाती होगा B के, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, B के, है ना? मतलब B को बढ़ाएंगे A बढ़ेगा, B को घटाएंगे A घटेगा, या A को बढ़ाएंगे B बढ़ेगा, A को घटाएंगे B घटेगा। ठीक, एक संबंध ये होता है। दूसरे तरीके से हो सकता है कि A जो है निर्भर करता है B पर, लेकिन कैसा निर्भर कर रहा है, B पर निर्भर कर रहा है, यानी उल्टा हो गया। अब B को घटा दोगे A बढ़ेगा, B को बढ़ाओगे A घटेगा, उल्टा संबंध होता है। तो इस तरह से क्या होता है, निर्भरता होती है। लेकिन हमको यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि ये जो ध्वनि का वेग है वो माध्यम के प्रत्यास्थ गुणांक और घनत्व पर निर्भर कैसे करता है। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे, अभी बताता हूँ कैसे निर्भर करता है। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, माना कि ध्वनि का वेग मान लेते हैं V, ध्वनि का वेग V, प्रत्यास्थता गुणांक इसको मान लेते हैं कैपिटल E, तथा घनत्व जो है उसको मान लेते हैं D। ठीक है, घनत्व D है। तब माना कि ध्वनि का वेग V, प्रत्यास्थ गुणांक E और घनत्व D है, या माध्यम का घनत्व लिख लो,
ज़्यादा ही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो माध्यम का घनत्व लिख लो। यहाँ पर भी माध्यम लिखो, जो जैसा पुस्तक में, जैसा आपके क्वेश्चन में दिया वैसे लिखो। माना कि ध्वनि का वेग v माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक E तथा घनत्व d है, तब प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न बोलता है कि ध्वनि का वेग v, यानी कि v जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर? यार ये ब्लैक स्याही ने तो पागल बना दिए, हर जगह काला पीला ही हो रहा है। ए वी इज प्रोपोर्शनल टू, किस पर निर्भर कर रहा है? माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक, मतलब ई पर निर्भर कर रहा है और डी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन कैसा निर्भर कर रहा है? घात धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? तो यहाँ पर लगा देते हैं ए और यहाँ लगा देते हैं हम बी लगा देते हैं। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ध्वनि का वेग है वो प्रत्यास्थता गुणांक पर ए की घात के रूप में निर्भर कर रहा है और जो घनत्व है वो डी की घात के रूप में क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है ना। ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, प्रश्न ही बोल रहा है। ये जो हमने लिखे हैं वो प्रश्न के अनुसार ही लिखे हैं कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है और घनत्व पर निर्भर करता है। तो निर्भर करने का तरीका मैंने आपको बताया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर घात धनात्मक होगी तो ऊपर रहेगा और अगर घात ऋणात्मक होगी तो कहाँ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती दोनों का संबंध हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन अभी हमको मालूम नहीं है कि घात धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो हमने क्या लगा दिया? ई पर ए की घात लगा दिया और डी पर बी की घात लगा दी। हम बाद में देखेंगे कि ए का मान कितना आता है, बी का मान कितना आता है, लेकिन अभी निर्भर करता है, इसलिए हमने निर्भर करने के लिए ये बात हमने लिख दी है कि जो निर्भर करेगा वो v इज प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? e रेज़ टू द पावर a एंड d रेज़ टू द पावर b। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं, तो एक बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और एक नियतांक का गुणा करते हैं, जहां इसको बोलते हैं k, और ये हो जाएगा e पर a और d पर b। जैसे आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा ओम का नियम, पढ़ा? ओम का नियम पढ़ा कि नहीं? हाँ, अरे ओम का नियम पढ़ा कि नहीं बताओ? तो ओम के नियम में आपने क्या पढ़े हो? v इज प्रोपोर्शनल टू i पढ़े हो ये? v अनुक्रमानुपाती i या v समानुपाती i पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ बराबर लगाते और एक नियतांक लिखते थे r, जहाँ r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ऐसे लिखते थे। आप लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बोलो। हाँ, लिखते थे? ओके, हाँ, माइक बंद करो। हाँ, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? RI हो गया। तो वैसे यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती का, माइक बंद कर दो। किसका माइक स्टार्ट है? निकिता सार में माइक बंद करो, रीना सार में माइक बंद करो, माइक बंद। माइक बंद करो रीना। हाँ, ठीक, चलो। तो अनुक्रमानुपाती जब लगाते हैं और जब इसको हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक का क्या करते हैं? यहाँ पर गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी वैसे ही कर दिया है। v इज इक्वल टू, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो हमने यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगा दिया और एक नियतांक का गुणा कर दिया k, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है। अब इसको दे देना समीकरण नंबर 1, इसको मिटा दो, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ लिख देते हैं जहाँ k बराबर कैसा नियतांक है? विमाहीन नियतांक। नियतांक मतलब जिसका मान बदले ना, ये हो गया विमाहीन नियतांक। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम जितनी भौतिक राशियाँ हैं, कितनी भौतिक राशियाँ? 1, 2, 3, इन सभी भौतिक राशियों को क्या कर देंगे? विमीय सूत्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे? विमीय सूत्र। तो लिख देते हैं। अब वेग है, ये स्मॉल वी रहेगा, पूछ वाला स्मॉल वी
स्मॉल वी पूछ वाला, कैपिटल वी बिना पूछ वाला, तो हमको अभी स्मॉल वी लिखना है। तो अब वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र है ना। वेग का विमीय सूत्र कितना होगा? वेग का विमीय सूत्र बताओ, वेग का विमीय सूत्र कितना होता है? हाँ, एल टी माइनस 1, बिल्कुल गुड, वेग का विमीय सूत्र हो गया। अब क्या है ये ई, तो ई क्या चीज है बताओ? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र कितना होगा? विमीय सूत्र E इज इक्वल टू, बोलिए बोलो, यस, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। कुछ तो याद ही करना कर लो इसको, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ही, इसको याद करना ही पड़ेगा कि इसका विमीय सूत्र इतना होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अच्छा, अब क्या बच गया? डी, यानी डी क्या चीज है? घनत्व। तो घनत्व का विमीय सूत्र कितना होगा? घनत्व का विमीय सूत्र कितना होता है? हाँ बोलो, 3 है ना। ये हो गया डी का विमीय सूत्र होता है एम एल माइनस 3 होता है, बिल्कुल। ये तीनों विमीय सूत्र लिख दिए। और डी क्या है? ये के क्या है? तो के तो पहले हमने क्या लिख दिए हैं? के वो हमने पहले क्या लिख दिए हैं? विमाहीन नियतांक लिख दिए। तो इसका कोई विमीय सूत्र होने वाला नहीं है, राइट। और ऐसा हो गया तो समीकरण नंबर 1 में अब मान रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब है समीकरण नंबर 1 में क्या करना है आपको? मान रखना है। रखिए मान। चलो v का मान कितना है भैया? एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू, के तो विमाहीन नियतांक छोड़ दो उसको, ई का मान कितना है? एम एल माइनस 1 है ना, टी माइनस 2, और उस पर कितने की घात है? ई पर कितनी घात है? ए की, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात। ई का मान रख दिया यहाँ और उस पर ए की घात लगा दिया। अच्छा, फिर डी कितना है? एम एल माइनस 3, और उस पर कितने की घात है? बी की घात है, तो बी की घात लगा दिया। यस, राइट है, ओके। अरे सही है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यहां तक समझ में आ गया सबके? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, आवाज पहुंच रही मेरी सबके पास? अरे तो फिर हाँ ना कुछ बोलते क्यों नहीं तुम लोग? मेरे को कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये हो गया। अब यहाँ पर अब देखो, ये एल टी माइनस 1 है, इस एल टी माइनस 1 को हम विमीय सूत्र जैसा लिखते हैं, स्टैंडर्ड रूप वैसा लिख देते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? एम एल टी के रूप में। तो क्या आएगा? एम नहीं है तो m0 एल टी माइनस 1, ये लिख दिया, इज इक्वल टू। हाँ, अब बताओ, ये घात है तो घात का क्या होता है? जैसे x पर x रेस टू द पावर आपके पास में 2 लिखा हुआ है ना, और इस पर लगा दिया आपने कितने की घात? 3 की, तो कितना आएगा उत्तर बताओ? x पर कितनी घात आएगी? 6 की, यानी 3 दूनी 6। गुणा करते हो ना आप? क्या करते हो आप? गुणा करते हो, यानी x पर कितने की घात आएगी? हाँ, 6 की घात आ जाएगी, ठीक। तो चलो वैसे ही यहां पर भी करना है अपने को। अब क्या करना है? देखो, a की घात का यहां गुणा करना है। अब m पर कितने की घात है बताओ? m पर कितने की घात है? m पर कितने की घात है? 1 की घात है। तो a का गुणा यहां पर 1 में होगा तो m पर कितनी घात आएगी?
m पर कितनी घात आएगी? a की घात आएगी, बिल्कुल m पर a की घात आ जाएगी। अब इस a का गुणा यहाँ -1 में होगा तो l पर कितने की घात आएगी? -a की आएगी, आएगी आएगी कि नहीं? और t पर कितने की घात है? -2, तो -2 का a में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? t पर भी -2a की घात आ जाएगी। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है कि नहीं अभी इतना? हाँ, और अब देखो वैसे ही अब b की घात का भी यहाँ गुणा करो तो अब m पर कितने की घात आएगी बताओ? m पर b की घात, है ना? a की नहीं, b की, b है तो b का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? m पर b की घात। और l पर -3 गुणा b करेंगे तो क्या आएगा? -3b की घात। मतलब सीधे गुणा करना था, बस काम खत्म। इन घातों का या इन घातों से क्या करना है? गुणा करना है। अच्छा, और अब आप लोगों ने बचपन में पढ़े हो आधार समान हो घातें जुड़ती है, पढ़े हो क्या लाइन? हाँ, अरे पढ़े हो क्या लाइन? आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, पढ़ा है? हाँ, तो अब बताइए m पर a की घात है और m पर b की घात है, तो m पर कितनी घात हो जाएगी? m पर कितनी घात हो जाएगी? a प्लस b, आधार समान है घातें जुड़ती है तो m पर कितनी घात हो जाएगी? a प्लस b हो जाएगी, है ना? अच्छा, और l पर कितनी घात हो जाएगी? a और माइनस a और यहाँ l पर -3 भी है तो ये भी जुड़ेंगी, तो -a -3b लिखेंगे इसको, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो -a -3b इस तरह से हो जाएगा। ठीक? तो यार बहुत ही बेकार पेन है ये। ये और t, अब t बचा तो t पर तो सिर्फ सिंगल t ही लिखा हुआ है तो t पर कितनी की घात आ जाएगी? -2a की घात आ जाएगी। बात समझ में आ गई? आधार समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। आधार समान हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। क्लियर दैट? यस, तो जुड़ गई a प्लस b -a -3b l पर, और t a की तरह t पर -2a की घात हो गई। अच्छा, अब आप बताइए विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है? विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है? विमीय समांगता के सिद्धांत से क्या होता है? विमीय समांगता का सिद्धांत, यदि कोई भौतिक समीकरण शुद्ध है तो दोनों पक्षों के पदों की विमाएं कैसी होती है? समान होती है। मतलब यदि इस तरफ m पर 1 की घात है तो उस तरफ भी m पर क्या होना चाहिए? 1 की घात। यदि इस तरफ l पर 2 की घात है उस तरफ भी क्या होना चाहिए? l पर 2 की घात। ऐसा पढ़े हमने? यही पढ़े ना विमीय समांगता के सिद्धांत में? या सर नो पढ़े? तो अब बताइए, अगर ये विमीय समांगता का सिद्धांत का मतलब यह है कि दोनों तरफ की जो विमाएं हैं वो कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब यदि m पर यहाँ 0 की घात है तो यहाँ पर भी m पर क्या होना चाहिए? 0 की घात होना चाहिए। मतलब a प्लस b का मान कितना होना चाहिए? a प्लस b का मान कितना होना चाहिए? यहाँ पर कितना होना चाहिए? अरे a b क्यों होगा? विमीय समांगता का सिद्धांत बोलता है यदि इस तरफ जितनी घात है उस तरफ भी क्या होनी चाहिए? उतनी ही घात होनी चाहिए। तो जब इस तरफ m पर 0 की घात है तो इस तरफ भी m पर क्या होना चाहिए? 0 की ही घात होनी चाहिए। यह है ना विमीय समांगता का सिद्धांत। इतने अच्छे से पढ़ाया हूं मैंने आपको। दोनों पक्षों के पदों की विमाएं बराबर। अगर इस तरफ पहले पद में या लेफ्ट हैंड साइड वाले पद में अगर m पर 1 की घात है तो उस तरफ भी m पर 1 की घात ही होगी। l पर अगर इस तरफ 0 की घात है तो उस तरफ भी क्या होगी? 0 की घात ही होगी। ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि यदि m पर यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? इसका मान 0 होना चाहिए। मतलब विमीय समांगता के सिद्धांत से a प्लस b का मान कितना होना चाहिए? 0। घातें बराबर होनी चाहिए। समीकरण नंबर इसको दे दो, कौन सा? सेकंड दे दीजिए। ठीक है? तथा m पर 0 हो गया। अब देखो l पर यहाँ कितना लिखा है? l पर 1 और l पर -a -3b बराबर भी 1 ही होगा, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। अब ये अंतिम वाले को ले लो। अब ये t पर कितने की घात है? -1, तो इस तरफ भी t पर कितनी घात होना चाहिए? कितना होना चाहिए? -1 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
-1 ही होना चाहिए। तो बिल्कुल, तो ये जो -1 है ये किसके बराबर होगा, -2a, यानी कि -2a का जो मान होगा -1 के बराबर होना चाहिए। ये बीच वाले को हमने छोड़ दिए, जरूरत नहीं है इसकी हमको। किसी भी दो राशियों का मान निकालने के लिए दो चर राशियों की आवश्यकता होती है, बस दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। किन्हीं दो चर राशियों का मान निकालने के लिए दो समीकरण यदि आपके पास में है, जैसे आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पढ़े हो कि नहीं? तो दो ही समीकरण की आवश्यकता होती थी उनको निकालने के लिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है तो दो समीकरण चाहिए, तीसरे समीकरण की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता होती तो लिखते 1 किसके इक्वल लिखते, -a - 3b की इक्वल लिखते हैं हम, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, हमने दो ही तुलना किया है। कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं यहाँ, दोनों पक्षों के विमाओं की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस तरह से। तो a + b 0 के बराबर हो गया समीकरण नंबर 2, और t पर -1 जो है वो t पर -2a, तो -2a का मान -1 के बराबर हो गया। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, a, और a बराबर क्या आएगा, 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो 1/, कितना आ गया, 2 आ गया। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद। झामेंद्र लानगे माइक बंद करिए, झामेंद्र लानगे माइक बंद करो, अरे माइक बंद करो। हाँ, आजू बाजू की बात मैं इसलिए बोलता हूँ, आप लोग हेडफोन लगा लो और आजू बाजू की बात मत सुनो। हेडफोन लगा लोगे तो आजू बाजू की आवाज़ भी नहीं आएगी ऐसे, है ना, और आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ भी पाओगे। तो यहाँ पर -2a = -1 है, माइनस से माइनस कट गया, a = हो गया 1/2। अब ये a का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, तो समीकरण 2 से क्या, a का मान है 1/2 प्लस b = 0, यहाँ मान रख दिया मैंने a का। अब ये 1/2 उधर पक्षांतर होगा तो क्या आएगा बताओ, b = -1/2 आ गया। तो a और b का मान आप लोगों ने निकाल लिया कि निकाल लिया है ना। जब a और b का मान आपने निकाल लिया तो अब इस a और b के मानों को कहाँ रखोगे, तो समीकरण नंबर 1 देखो अब ढंग से, समीकरण 1 में क्या करना है आपको, ये जो a और b का मान आपने निकाले उसको यहाँ पर रखना है। रखिए v = ये k e पर कितने की घात, a की, तो a का मान कितना आया, 1/2 आ गया। ठीक है, d पर कितनी घात आएगी, -1/2। अच्छा, v = k e पर 1/2 की घात। अच्छा, d अगर ऊपर है और माइनस की घात है, नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस की घात आ जाएगी कि नहीं, तो d पर कितनी घात हो जाएगी, 1/2 की पावर हो जाएगी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये k e/d दोनों पर 1/2 की घात लिखा जा सकता है, लिख सकते हो कि नहीं, अरे लिख सकते हो कि नहीं बताओ भाई। ऊपर वाले पर भी 1/2 की घात है, नीचे वाले पर भी 1/2 की घात है। जैसे मान लो 2 की घात होती तो होल स्क्वायर करते थे कि नहीं करते थे आप, ऐसा भाई, x पर 2 की घात, y पर 2 की घात, तो क्या करोगे आप, x/y पर कितनी घात करोगे, 2 की घात, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे, करोगे करोगे कि नहीं। हाँ, तो वैसे यहाँ पर e पर 1/2 की घात है, d पर 1/2 की घात है, तो पूरे पर 1/2 की घात आ जाएगी। अच्छा, अब मेरे को बताइए कि 1/2 की घात का मतलब क्या होता है, हाँ, √x लिखा है मान के चलो आपके पास, ऐसा लिखा है x पर 1/2 की घात, इसका मतलब क्या होता है, बोलो, इसका मतलब क्या होता है, या ऐसा नहीं मालूम है आपको, चलो x पर 1/2 √x, समझ में आई बात।
कहाँ थे, ये यहाँ पर थे, है ना। k बराबर e अपॉन डी पर 1/2 की घात, 1/2 की घात, जैसे √2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 पर कितने की घात, 1/2 की पावर होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, ऐसा नो? हाँ, तो इस 1/2 को हम क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे 1/2 को, वर्गमूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्गमूल लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, v = k, और ये जो e अपॉन डी पर 1/2 की घात लगी है, इसको लिखेंगे वर्गमूल के अंदर e अपॉन डी। ये हो गया आपका सूत्र, यही अभिष्ट सूत्र है। अभिष्ट सूत्र का मतलब यही क्या है, संबंध है, किसमें, ध्वनि के वेग के लिए सूत्र है जो हमको निकालना था। यही वाला क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। ठीक, तो बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, बड़ा भारी काम नहीं था। जो चीज़ दी रहती है उसको लिखेंगे, माना कि ध्वनि का वेग v, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक e और घनत्व d है। तब प्रश्नानुसार चूंकि निर्भर करती है राशियां, वेग जो है निर्भर करता है e और d पर, तो इस तरह से निर्भरता लिख देंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगा देंगे, फिर वेग का विमेय सूत्र, प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र, ध्वनि घनत्व का विमेय सूत्र, सभी को समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। और रखने के बाद जो घातें थी हल्का सा हल करेंगे, गणित का थोड़ा सा उपयोग करेंगे, घातों का गुणा कर देंगे और विमेय समांगता के सिद्धांत से घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर आपको a + b = 0 और -2a = -1 आएगा। a का मान निकालेंगे, फिर a का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो b का मान निकालेंगे। उन a और b के मानों को क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, है ना। और रखने के बाद थोड़ा सा हल करेंगे और 1/2 की पावर जो है उसका मतलब अंडर होता है, वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर आप मान रख देंगे। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ध्वनि के वेग के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास सूत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन, है ना। परीक्षा में आता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल, कई बार देखा गया। अगर आप पुराने पेपर उठाएंगे तो आप पाएंगे इस सवाल को कि ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। तो बिल्कुल जैसा मैंने इसके पहले वाला कराया हूँ उसी तरह से आप लोग शुरुआत करेंगे इसकी। माना कि सरल लोलक का आवर्तकाल t, प्रभावकारी लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण g है, तब प्रश्नानुसार t = l पर a की घात, g पर b की घात, है ना। फिर सभी राशियों का क्या करोगे, विमेय सूत्र निकाल लोगे, फिर समीकरण नंबर 1 में मान रखोगे। समझ में आ रहा है कैसा करना है इसको, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सेम जो है और सूत्र भी आएगा, कहीं भी बता देता हूं, t = k √e/d, ये आएगा। अरे e/d बोलता हूं, l/g, t = 2π√l/g वाला सूत्र पढ़े हो ना आपने, ये आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सूत्र लाकर दिखाना है। क्लियर हो गई बात, है ना। तो आपके